Hello dear students, today I am going to continue chapter number 10 of economics, standard 11 commerce, session number 12 of the budget. In last session I completed the point that was the enforcement of GST. We discussed different 2 points, that is state level and central level indirect taxes and also the rates of the GST. वहाँ हमने देखे थे 0% GST, कई लेवल्स भी थे राइट, उसमें हमने डिस्कस किए थे 5%, 12%, 18% एंड 28%. वहाँ मैंने वो भी इन्फॉर्मेशन दी थी. 28% इज फॉर दी प्रेशियस गुड्स, दैट इज नथिंग, दैट्स अ वन टाइप ऑफ द थिंग्स विच आर मोस्टली ऑन एंटरटेनमेंट एंड अदर टाइप ऑफ द लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद स्टेट को जो भी कंपेंसेशन दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दी. दोज वर सफरिंग लॉस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द GST राइट. और उसके बाद फोर्थ दिखा था कि सम ऑफ द realm of GST that is kept outside, some of the activities are not included, that is alcohol, that वो हमने देखा था, and also petroleum products. तो ये हमने ख़त्म किया था enforcement. अब आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट अंडर द पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज टैक्स क्रेडिट स्कीम. जो एनफोर्समेंट था वो फोर्थ पॉइंट था. अब यहाँ नया पॉइंट आता है टैक्स क्रेडिट स्कीम. जो टैक्स क्रेडिट मिलता है वो कैसे मिलता है, उसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको फॉलो करना पड़ता है. लेट्स स्टार्ट. Earlier, there was no provision under indirect tax system for input tax credit on indirect tax paid, but now GST allows for input tax credit. तो अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे, यहाँ पर तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका GST, कितने परसेंटेज है, कैसे काम करता है, कितनी बॉडी है राइट, 4% कौन है, मेंबर्स कौन है, इसकी इन्फॉर्मेशन है. लेकिन पर्टिकुलरली टैक्स क्रेडिट सिस्टम ये है जो बिफोर टैक्स सिस्टम, दैट मीन्स GST से पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें ये क्रेडिट सिस्टम नहीं थी. यानी ये टैक्स क्रेडिट स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है राइट, इट वॉज नॉट देयर बिफोर द GST. तो ये याद रखने की जरूरत है. GST ये अलाउ करता है, GST अलाउज फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि GST पेड बाय ट्रेडर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इज डिडक्टेबल फ्रॉम GST पेएबल एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द सेम गुड्स. तो इट इज़ वेरी गुड थिंग ना. वाई पीपल आर अपोजिंग दिस टाइप ऑफ द कॉमन थिंग्स, उनको अंदर रहने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ. मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी के अपोज में हूँ, लेकिन सिंपल थिंग ये है कि व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये देखो GST पेड बाय द ट्रेडर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स. तो जो भी ट्रेडर है वो जो भी गुड्स परचेस करता है उसमें जो भी उसका GST पेड है राइट होगा, उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा. यानी कि व्हेन द पर्टिकुलर ट्रेडर इज परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोड्यूसर इज डिडक्टेबल, वो डिडक्ट हो जाएगा राइट फ्रॉम GST पेएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द सेम गुड्स. जब आप उसको बेचते हो उस टाइम में वो टोटली डिडक्ट हो जाएगा. ऑन पेपर जो आपने परचेस किया है वो और जो सेल किया है वो दोनों का मिक्स होगा, उसका जो डिफरेंस आएगा वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है राइट. सो दैट इज द थिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे मालूम पड़ जाएगा. व्हेन अ ट्रेडर पेज GST ऑफ ₹35,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स राइट. सो सिंपल थिंग इज दैट कि जब कोई एक ट्रेडर GST पे करता है तो उस टाइम पे जो भी पेमेंट होता है उसके तौर तरीक़ों से, उसके आगे से राइट, उसके हिसाब से उनको जो भी पेमेंट करना है वो फ्यूचर में आएगा. सो ये सिंपल थिंग याद रखना है. यानी कि एग्जांपल लेंगे तो आपको मालूम आ ही जाएगा कि व्हेन ट्रेडर पेज GST ₹35,000 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स. कोई भी गुड्स उसने परचेस किया और उसने 35,000 यानी ट्रेडर ने 35,000 GST पे कर दिया. एंड इफ ₹40,000 इज पेएबल एज GST ऑन सेल ऑफ द सेम गुड्स, वो सेलिंग करता है तो उसका उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना. सिंपल थिंग इज दैट व्हेन पर्टिकुलर कस्टमर इज कमिंग ही विल गेट द बिल ऑफ ₹so and so, उसमें GST ऐड है, उसमें जितना GST ऐड है उतना GST उसको ट्रेडर को गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा राइट. जो भी डिफरेंस है उसका अमाउंट उसको मिलेगा. तो गवर्नमेंट को जो टोटल पेमेंट है 40,000 इज पेएबल ऑन एज GST ऑन सेल ऑफ द सेम गुड्स. तो GST पेड ₹35,000 एट द टाइम ऑफ परचेज इज डिडक्टेबल फ्रॉम द GST पेएबल ₹40,000 ऑन सेल ऑफ द गुड्स एंड द रिक्वायर्ड टू पे नेट अमाउंट ऑफ ₹5,000 एज GST. तो अब उसको डिडक्ट हो ही जाता है तो उसको बाकी के अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टैक्स क्रेडिट स्कीम राइट. ये स्कीम ऐसी है कि एक बार आप GST पे कर दो, डोंट वरी टू पे द GST टू द गवर्नमेंट व्हेन यू आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. यहाँ ही लोग ज़्यादा GST पे करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है टैक्सेस का. इसके लिए दे आर नॉट पेइंग डायरेक्टली टू दी मैन्युफैक्चरर.
वो कोई इंटरनल वे ढूंढ लेते हैं, राइट, पेमेंट करने के लिए वो बिल नहीं लेते, ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि दे विल गेट द बेनिफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब एंड में आपको गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करना है, राइट, उसमें से वॉट एवर द अमाउंट इज पेड ऑलरेडी इट विल बी डिडक्टेबल। इसीलिए तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है कि आपको ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़ा। अगर आपने 35,000 ऑलरेडी पे किया है और अगर आपको 40,000 पे करना है तो देयर इज नो नीड टू पे 40,000, ओनली पे 5,000, डिडक्शन हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द नेट अमाउंट ऑफ ₹5,000 एज पर आवर एग्जाम्पल पेएबल टू द गवर्नमेंट बाय द ट्रेडर एज द जीएसटी। हाँ, हमारे बिल में, कस्टमर के बिल में जो 5%, 10%, समझ लो कि कोई गुड्स परचेस किया आपने एंड उसके ऊपर जीएसटी 12% लगा है, तो 6% सेंट्रल में जाएगा, 6% स्टेट में जाएगा, तो ऑलरेडी वो डिवाइड हो चुका है। अगर आपको 12,000 रुपये पे करने जीएसटी के तो 6,000 सेंट्रल और स्टेट में जाएंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से लाते हो तो 12,000 ऑलरेडी पेड, लेकिन ऑलरेडी आपने 15,000 पे के ही दिए हैं, तो 12,000 आपको पे करने की जरूरत नहीं, यू विल रिसीव 3,000 बैक। आपने ज़्यादा पे किया है तो आपको जीएसटी रिटर्न भी मिलेगा, इट इज़ एज पर द पर्टिकुलर आईटी डिपार्टमेंट। आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है, वैसा ही है यहाँ पर, राइट। यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ प्लस माइनस होता रहता है, तो अगर आपने कम पे किया है तो आपको पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे किया है तो यू विल गेट द रिटर्न, दैट इज द थिंग। सो यही सिर्फ जानने की जरूरत है टैक्स क्रेडिट स्कीम में। सो हियर दैट इज द एंड ऑफ द आवर जीएसटी, राइट। अब एज पर द 30% डिडक्शन सिलेबस जो 10.12 ये जो है और 10.13 वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर नंबर 10 and 11, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस आई विल गिव द डिटेल ऑफ दैट चैप्टर्स, राइट। दैट इज डिपेंड, वो आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट, एज पर द पर्टिकुलर 30% डिडक्शन। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जिसका पॉइंट लेना है वो दैट इज 10.14, दैट इज टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स इन द बजट। वी विल डिस्कस टुडे ओनली 2 टाइप्स। Okay, as I told you, there's a particular 10.12 and 10.13. Both the points are not covered this year. So वो हम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 11 चैप्टर, ये चैप्टर अब कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद जो 11 के पॉइंट्स है, 11 चैप्टर्स के इकोनॉमिक पर्टिकुलरली जो थॉट्स है, उसके बाद ये सब पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। ओनली 2 points आर रिमेन हियर। ओके, सो नाउ द पॉइंट विच इज देयर इन योर सिलेबस, दैट इज टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट। जो डेफिसिट बजट हमने देखा है, जो भी डेफिसिट है यानी लेस अमाउंट, लेस थिंग्स आर देयर, सो टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट, तो कैसे ये क्रिएट होता है और इंडिया में ये कैसे काम करता है, लेट्स सी। बजट कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। एज पर द डिस्कशन हमने डेफिसिट बजट देखा था, उसके हिसाब से देखने जाओ, उसके हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो बजट है डेफिसिट बजट, उसके हिसाब से ही ये रेवेन्यू और बैलेंस जाएगा बजटरी के हिसाब से। लेट्स सी, तो इट इज़ बैलेंस और अनबैलेंस। अगर बैलेंस बजट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनबैलेंस बजट है, राइट, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, एंड अनबैलेंस्ड बजट कैन हैव अ सरप्लस और डेफिसिट, तो वो प्लस हो सकता है या माइनस, दैट मीन्स सरप्लस यानी ज़्यादा, डेफिसिट यानी कम। सो इफ द अनबैलेंस्ड बजट इज देयर इट कैन हैव बोथ, मे बी वन, राइट, आउट ऑफ दिस बोथ सरप्लस और डेफिसिट। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया आर, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। इसका हेडिंग ही ऐसा है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो डेफिसिट्स है इन अ बजट हमारी कंट्री के लिए, उसमें पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, द फर्स्ट टाइप। तो रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू, दैट इज करंट अकाउंट। ये याद रखना, जो भी टोटल रेवेन्यू डेफिसिट होता है दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू यानी कि करंट अकाउंट इज मोर देन द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। यानी कि एक साल के अंदर जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है करंट अकाउंट के थ्रू, वो टोटल रिसीट से ज़्यादा है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ वर्डिंग ध्यान रखना, राइट, वर्डिंग ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट कब अराइज होगा, टोटल एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर द हेड्स, एक्सपेंडिचर हेड्स है गवर्नमेंट के, दैट इज अंडर करंट अकाउंट। रेवेन्यू करंट अकाउंट इज मोर देन टोटल रिसीट्स, that is the particular government on the revenue account. So revenue account contains current transactions of the government and deficit in this account in a simple sense. तो जब रेवेन्यू अकाउंट करंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड करता है गवर्नमेंट के,
और डेफिसिट अकाउंट क्रिएट होगा। इन अ सिंपल सेंस वी कैन से इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंडिचर्स। ऐसा तो ना चले, अ पर्टिकुलर थिंग इज देयर कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट विच इज अराइज बाय देमसेल्व्स। तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट द रूटीन एक्सपेंडिचर्स, जो भी एक्सपेंडिचर रूटीन में चलती है वो गवर्नमेंट एबल नहीं है पे करने के लिए फ्रॉम इट्स करंट इनकम। तो उनकी जो भी इनकम होती है, टोटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की होती है रेवेन्यू अकाउंट की, उससे ये लोग गवर्नमेंट रूटीन एक्सपेंडिचर पे करने के लिए शायद कैपेबल नहीं है। सो दिस शोज इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी और मैकेनिज्म। वी कैन से गवर्नमेंट वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंसी है। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा कर रही है, लेकिन सिंपल थिंग इज दैट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर, सम ऑफ द मनी आर मे बी टोटल स्पेंड ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, अदर थिंग्स लाइक पैंडेमिक अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से उसके पीछे भी खर्च ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो है। कई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी, उसके चार्जेस बहुत कम है, तो ऐसे कई प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली मैंने उस टाइम पे भी बोला था जब हमने बजट के टाइप्स बैलेंस अनबैलेंस देखे कि मोस्टली जो भी कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ बजट डेफिसिट ही होता है, तो वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा ही होते हैं, बिकॉज दे वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी, दे वांट टू गिव समथिंग टू दी अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, राइट। उनको डेवलपमेंट करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, दैट्स वाई द मनी नीडेड, पैसा चाहिए, राइट। तो वो ट्रांजेक्शन कब होंगे जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन एक्सपेंडिचर करती रहेगी, तो वो शायद कहीं ना कहीं तरफ उसकी इनकम जनरेट करने की स्कोप बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो करंट है वो इनएफिशिएंट वर्किंग बताता है। तो सच डेफिसिट कैन बी मेट बाय ग्रेटर बोरोइंग्स ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको बोरोइंग करना पड़ेगा, तो इससे एक ही चीज़ होगी, गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाएगा। डेफिसिट बजट है, डेफिनेटली हमारी जो भी एसेट्स है, यानी वी कैन से जो भी हमारी इनकम है, लायबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा देखते हैं हम बजटरी डेफिसिट। व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर करंट एज वेल एज कैपिटल बोथ द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम बोथ करंट एंड कैपिटल। सो यहाँ जब बजटरी डेफिसिट आता है तो टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स बोथ करंट कैपिटल इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम। सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ करंट अकाउंट था, यहाँ बोथ करंट एंड कैपिटल। सो टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन अ बजट, देन द बजटरी डेफिसिट इज सेड टू बी हैव राइजन। तो अगर एक मार्क के लिए आपको चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और बजटरी डेफिसिट क्या है, कीप इन माइंड द करंट अकाउंट हियर, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बाकी वर्डिंग सेम रहेगा तो चलेगा। सो दैट इज द थिंग। सो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर बोथ इज मोर देन टोटल इनकम फॉर बोथ, that is the budget. In a budget, that is we can say budgetary deficit, right? So ये situation क्यों होती है? Let's see, पैसे कहाँ से आएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग, दे आर बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग कहाँ से लाएंगे, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो आरबीआई विल हेल्प। बिफोर 2 or 3 months इट वॉज द पर्टिकुलर वर्क देयर। 2-3 महीने अगस्त सितंबर में ये हुआ था, गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसे लिए हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली, दैट इज अदर थिंग, कोई अदर वे से लिए, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी टेकन द मनी फ्रॉम द आरबीआई। सो इनकर्स डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई से लिया टू मीट दिस डेफिसिट। ये जो डेफिसिट हुआ है, ये डेफिसिट राइजन हुआ बजटरी, उसको शायद कुछ ना कुछ तरीके से कम करने के लिए टू मीट दिस डेफिसिट गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसे लिए, एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोरो मोर देन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या नाम दिया? इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। क्योंकि जब जीएसटी हमने डिस्कस किया, जब जीएसटी के पैसे आएंगे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को देगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। सो एट दैट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिकवर द अमाउंट। सो इसके लिए ओवरड्राफ्ट है, राइट। तो ये पर्टिकुलर वर्डिंग याद रखना कि जो भी डेफिसिट क्रिएट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग यानी उसको बोरो करना पड़ेगा आरबीआई से, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, वो बोरो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरड्राफ्ट, राइट। सो दीज आर द 2 points related to the 2 types of deficit in a budget. Another 2 types are there, that is fiscal deficit and primary deficit, right. I will start and give the information of this in next lecture, because another point is there that will be very important, and that is the effects of preparing budget. लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ हम उसकी डिस्कशन नहीं करते. So I will complete the particular point in next session, and then after the 11th chapter we'll start. Thank you.